ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक सबसे असंतुलित, पागल, वोक पागल एबी चैटफील्ड से मिलवाता हूँ। ये है क्लेमेंटाइन फोर्ड। इसे देखिए, इस बेवकूफ़ को देखिए। ये लोग हमेशा एक जैसे ही दिखते हैं, है ना? ये कभी निराश नहीं करते। खैर, मैं आपको एबी चैटफील्ड से मिलवाता हूँ, जिन्होंने चार्ली किर्क की मौत का जश्न मनाया था। हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे, सुनिए। मैंने चार्ली कर्क की मौत पर वही कहा जो उन्होंने अपनी जिंदगी में कहा था। फिर भी लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? उन्होंने उनके विचारों को पूरी तरह से गलत तरीके से पेश किया, सब कुछ जैसा कि वे हमेशा करते हैं। ये उनके बारे में झूठ बोलना नहीं है। मैंने एक वीडियो बनाया था कि ये वामपंथी सनकी उनके विचारों को गलत पेश कर रहे थे। मुझे चार्ली किर्क के बारे में उनकी मृत्यु तक ज्यादा जानकारी नहीं थी, तो मैं वापस गया और उनके असली वीडियो देखे। उदाहरण के लिए, ये वामपंथी लोग कह रहे थे कि वह एक नस्लवादी है, वह अश्वेत लोगों से नफरत करते हैं, जब उन्होंने मिशेल ओबामा को कोई बहुत ही बेहुदा नाम कहा था। really stupid, but लेकिन उसी वीडियो में वो असल में श्वेत महिलाओं के बारे में भी बात कर रहे थे, जो उनकी ही तरह की राय रखती हैं। उन्हें भी बेवकूफ़ बता रहे थे। मुझे लगता है कि उन्होंने रिटार्डेड शब्द का भी इस्तेमाल नहीं किया था। तो क्या ये हैरानी की बात नहीं? जब आप किसी श्वेत व्यक्ति की सोच में कमी बताते हैं, तो आप नस्लवादी नहीं कहलाते, तर्क में कमी बता रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही आप किसी अश्वेत व्यक्ति की सोच में कोई कमी बताते हैं, तो अचानक आप नस्लवादी कहलाते हैं। मुझे लगता है कि ये लोग नस्लवादी हैं, क्योंकि इनके पास वही है जो अयान हिरसी अली ने बताया था। इनके पास है नहीं। नहीं, मुझे लगता है ये लोग नस्लवादी हैं, क्योंकि इनमें कम अपेक्षाओं वाला पूर्वाग्रह है। वे सोचते हैं कि जो भी कोई गैर श्वेत व्यक्ति कहता है, आपको बस उसे स्वीकार करना है। अगर आप उनसे वही मानक रखते हैं जो श्वेत व्यक्ति से रखते हैं, तो आपको नस्लवादी कहा जाता है। क्यों? यही तो कम अपेक्षाओं वाला पूर्वाग्रह है। वास्तव में मैं हर एक जाति का सम्मान करता हूँ। मैं लोगों को उनकी त्वचा के रंग से आगे देखता हूँ। मैं लोगों को उनके व्यक्तित्व और उनकी बातों के आधार पर देखता हूँ। अगर आप कोई बेवकूफ़ी भरी बात कहते हैं, तो मैं कहूँगा कि यह बेवकूफ़ी है, चाहे आप किसी भी रंग के हों। इसमें गलत क्या है? यही तरीका है जिससे उन्होंने चार्ली किर्क पर आरोप लगाया। मैंने उस वीडियो का पूरी तरह से विश्लेषण किया, जिसमें वह मिशेल ओबामा की आलोचना कर रहे थे, सिर्फ इसलिए नहीं कि वह अश्वेत है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह उनके द्वारा दिए गए तर्क संगत बिंदु पर हमला कर रहे थे। तो ये लोग यही करते हैं, वे हमेशा लोगों के विचारों को गलत तरीके से पेश करते हैं और फिर उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। और फिर खैर, वो इस पर खुश हो रही थी। मैंने वो असली वीडियो ढूंढने की कोशिश की। वो चार्ली किर्क की मौत पर खुश हो रही थी, तो मैं बस वीडियो को बिना किसी रुकावट के चलाऊंगा। अगर मेरे द्वारा उसके जिंदा रहते हुए कही गई बातों को दोहराने से आपको इतनी परेशानी होती है, तो इसका मतलब है कि वो बुरा इंसान था। मैं नहीं, मैंने बस सच को सामने लाया। मैंने कहा है कि वो दुष्ट था, क्योंकि वो सच में दुष्ट था। मुझे लगता है कि वो एक दुष्ट इंसान था। ये मेरी राय है। मेरी राय। मैंने इस बारे में कुछ नहीं कहा, और यही मुझे मिल रहा है। ये पागलपन है। मुझे घर जाने से डर लग रहा है। बकवास। अगर वो सच में डरी हुई होती, तो वो ऐसा करना बंद कर देती। लेकिन वो जो वो करती है, वो कभी सच में चुप नहीं होती। वो विवाद खड़ा करती है और बेवकूफ़ी भरी बातें करती है। और फिर वो कहती है, मैं डरी हुई हूँ, मैं डरी हुई हूँ, हे भगवान। और फिर वो सच में पूरी तरह से टूट जाती है। ऐसे बहुत सारे हैं। असल में मैं तुम्हें उन वीडियो में से कुछ दिखाने वाला हूँ। मतलब ये लोग गंभीर रूप से, मानसिक रूप से बीमार हैं। ये लोग बहुत ही बेवकूफ हैं। उसके मुंह से ये सुनना तो कमाल है। ये लोग बहुत बुरे हैं और अपनी भड़ास मुझ पर निकाल रहे हैं। अब जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। अब ये तुम्हारी जान को खतरा है डार्लिंग। फिर भी खुद को ईसाई मानते हैं। सिर्फ ईसाई ही नहीं, कई नास्तिक भी तुमसे नफरत करते हैं। फिर से, ये ईसाई धर्म, इस्लाम या किसी और चीज के बारे में नहीं है। अगर आप कुछ बेवकूफ़ी भरी चीज देखते हैं, तो आपको उसे सामने लाना चाहिए। तो चार्ली कर्क पर उसका यही कहना था। लेकिन उससे भी बुरा, इसे देखिए। इस वीडियो को देखिए, जहां वो सच में अमेरिकी लेफ्ट विंग वोक जोकर समुदाय से राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या करने की भीख मांग रही थी। अमेरिकियों, आप ये कब करेंगे? ये अब तक हो क्यों नहीं गया? आप हर दिन कुछ ना कुछ नया होता है ना? आपके देश के लिए बहुत बुरा है। बहुत बुरा है ना?
हम इस ऊर्जा को किसी और चीज में क्यों नहीं लगाते? जानती हूँ। देख रहे हो दोस्तों, ये लोग कितने बेवकूफ और कितने दुष्ट हैं। और ये चार्ली किर्क को बुरा कह रही थी। चार्ली किर्क ने कई बार राजनीतिक हिंसा के खिलाफ बोला है। ये लोग राजनीतिक हिंसा पर ही पलते हैं। वहां सब इंसल्ट कह रहे हैं, ये क्या बकवास है? तो वे जाकर वही करते हैं। क्या तुम्हें पता है कि ऐसा क्या है जिससे लोग तुम्हारी थोड़ी इज्जत करेंगे और तुम्हें चाहेंगे? अगर तुमने वो किया, तुम्हें बहुत फैन मेल मिलेंगे। हे भगवान, हे भगवान। सोचो, अगर मैंने ऐसा कहा होता। तुम जानते हो, जैसे कि वो बहुत बड़ी प्रवासी समर्थक है। हाँ, तो मेलबर्न अब बर्बाद हो गया है। सूडान और सोमालिया के लोग, वे हर जगह लोगों को चाकू मार रहे हैं। अरे जब तुम क्या करने वाले हो, जरा सोचो, अगर मैंने ऐसा कहा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, खासकर उनकी राजनीतिक राय के लिए तो बिल्कुल नहीं। लेकिन वे ये बातें इतनी खुलकर और बेहिचक कहते हैं, अब तक बिना किसी नतीजे के। कर ही दो। हाँ, आप सब तो रोज यही करते हो। मुझे समझ नहीं आता। क्या? तो याद रखिए, मार्को रूबियो ने कहा था कि अगर आप वीजा धारक हैं, हमें पता चलता है कि आप चार्ली किर्क की मौत का जश्न मना रहे हैं या अमेरिका में राजनीतिक हिंसा का समर्थन या उसकी वकालत कर रहे हैं, तो हम आपको डिपोर्ट कर देंगे। तो इसे देखिए, ये है उसका सनकी बॉयफ्रेंड। हेलो स्टनर्स, दुर्भाग्यवश मैं आज रात न्यूयॉर्क सिटी के बेबीज और राइट शो में नहीं आ पाऊंगा। मैंने कनाडाई सीमा पर पूरा दिन हिरासत में बिताया और वीज़ा दस्तावेज सही होने पर भी अमेरिका में प्रवेश नहीं मिला। मैं अभी भी स्थिति समझने की कोशिश कर रहा हूं और सच कहूं तो बहुत निराश हूं। मुझे पता है कई लोगों ने टिकट खरीदे थे और आज रात आने वाले थे। मुझे लोगों को निराश करना अच्छा नहीं लगता। सच कहूं तो मैं आप सभी के साथ पार्टी करना चाहता था। हल निकालने तक समर्थन और धैर्य के लिए धन्यवाद। अगर आप भविष्य के शो और मेरी वापसी की जानकारी चाहते हैं तो कृपया मेरी बायो में दिए गए लिंक के जरिए साइन अप करें। मैं आप सभी से प्यार करता हूं और जैसे ही संभव होगा आपको अपडेट दूंगा। खैर, उसके बाद उसे देश से निकाल दिया गया। उसे वापस ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया। इससे पहले कि आप कहें उसे गर्लफ्रेंड की हरकतों की सजा नहीं मिलनी चाहिए, नहीं, वह भी उतना ही पागल है जितनी वह है, और उसने कभी भी सार्वजनिक रूप से खुद को उसकी राजनीतिक सोच से अलग नहीं किया। असल में वह उसकी सोच का समर्थन करता है। उसे देखिए, यहाँ देखिए। तो इस साल 26 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया में बड़ी संख्या में देशभक्तों ने बड़े पैमाने पर आप्रवासन के खिलाफ आवाज उठाई। बिल्कुल जैसे कोई भी देशभक्त होता है, चाहे आप प्रवासी हो या नहीं। आप अपने देश में तीसरी दुनिया के देशों से ऐसे प्रवासियों की बाढ़ आने को लेकर चिंतित होंगे जिनका आपके जीवन के तरीके से कोई लेना देना नहीं है, जो आपके जीवन के तरीके के लिए खतरा बन रहे हैं। हर समझदार इंसान इससे चिंतित होगा। तो इस साल की 26 जनवरी को बहुत सारे ऑस्ट्रेलियाई बाहर आए। उसे देखो और जानते हो क्या, मैं इन लोगों से मेरी तरफ से बोलने से तंग आ चुका हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी तरफ से बोलो, ठीक है? मैं खुद अपनी बात कह सकता हूं। मैं चाहता हूं कि ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ही बना रहे। मैं नहीं चाहता कि ऑस्ट्रेलिया भारत, पाकिस्तान, इराक या सीरिया बन जाए, ठीक है? मैं चाहता हूं ऑस्ट्रेलिया वही रहे। पर इस पागल को देखो। एक वयस्क आदमी आपसे बात करेगा। देखो, मैं तुमसे यही कहूंगा, अगर तुम बाहर जाकर इस देश को बचाने के लिए विरोध करने वाले हो तो सबसे पहले उस भावना के बारे में सोचो। तुम बेवकूफ छोटे से कमीने, तुम इस धरती पे सबसे बड़े नाकाम इंसान हो। सबसे पहले तुम खुद एक प्रवासी हो, ये नहीं है। ये तर्क कितना बेवकूफ़ी है। तुम खुद प्रवासी हो तो क्या देश अरबों प्रवासियों के लिए खोल दो? ये कैसा तर्क है? प्रवास एक नल जैसा है, आप इसे जरूरत पड़ने पर ही खोलते हैं। आप ऐसा नहीं करते, आप अपना नल खुला नहीं छोड़ते जब आप पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये कितनी बेवकूफ़ी है। और सभी प्रवासी एक जैसे नहीं होते। पश्चिमी देशों के प्रवासी अफ्रीकी प्रवासियों से अलग है। इन्हें कौन पढ़ाता है? ये कौन सी किताबें पढ़ते हैं? मैं जानना चाहता हूं कि ये इतने मंदबुद्धि क्यों हैं।
जो कि बहुत साफ है। मेरा मतलब है ये जानने के लिए कोई जीनियस होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप उससे बहुत दूर है। मंदबुद्धि, कितना मंदबुद्धि है। ये लो एक याद दिलाने वाली बात। इसे देखो। सोचो कि तुम प्रवासियों के खिलाफ विरोध कर रहे हो। खैर, तुम समझ गए। वो भी बेवकूफ है, इसलिए देश से निकाल दिया गया। और क्या हुआ? वे लोग पंगे ले रहे थे और अब नतीजे भुगतने के दौर में हैं। इसे देखो, वो सच में रो रही है और अब अपनी बातों के लिए माफी मांग रही है। ये सीखना पड़ेगा। माफ करना प्यारी, अब बहुत देर हो चुकी है। शाबाश मार्को रूबियो। उन्हें यह भी मत बताओ कि उन्हें क्यों निकाला गया है। बस पकड़ो, 24 से 48 घंटे तक हिरासत में रखो। बस बस, आप जानते हैं, बस उन्हें थोड़ा परेशान करो और फिर कहो माफ करना, निकल जाओ। हमें तुम्हें कोई वजह बताने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हें प्रवेश देने के लिए बाध्य नहीं हैं। हम जिसे चाहे रोक सकते हैं। निकल जाओ, अब उसकी सुनो। उस वीडियो को 1 साल पहले पोस्ट करने के बाद से मैंने बहुत कुछ सीखा है और बहुत आगे बढ़ी हूँ। मैंने अपने शब्दों के प्रभाव को सच में समझने के लिए बहुत मेहनत की है और ये भी समझा है कि मुझे बोलने से पहले सोचने की जरूरत है। मुझे उसकी उम्र नहीं पता, शायद 30-35 साल हो। अब वो ये सब जान रही है। जानते हो एबी चैटफील्ड, मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ और मुझे पता है कि उनमें से कुछ बातें शायद अनुचित दायरे में आ सकती है। इसलिए मैं उन्हें नहीं कहता, क्योंकि मैं एक बात समझता हूँ, जो कुछ भी आप कहते हैं वह हमेशा के लिए लोगों के सामने रहेगा। किस दुनिया में उसने सोचा कि अमेरिका में बंदूकधारी पागलों को डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के लिए प्रेरित करना ठीक है? किस दुनिया में? कोई भी ऐसा सोच सकता है, यह सामान्य है। मेरी समझ थी आप ऐसा नहीं कर सकते। पश्चिम में हमारे पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन आप हिंसा का समर्थन नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही आप हिंसा का समर्थन करने लगते हैं, आप जानते हैं, अब आप कानूनी मुसीबत में पड़ सकते हैं। ये मूर्ख बेहिचक हो रहे हैं, क्योंकि वामपंथी कुछ नहीं कर रहे। वामपंथी नेताओं ने इन्हें सबक नहीं सिखाया या गिरफ्तार नहीं किया। नतीजतन ये लोग और बेहिचक हो रहे हैं। वे सीमा को आगे बढ़ाते हैं, हदें पार करते हैं और फिर देखते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। चलो फिर से करते हैं, चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और यही वे बार बार करते रहते हैं। ये बहुत शानदार है। सुनिए। मुझे लगता है उस वीडियो के बाद मैं काफी बदल गई हूँ। अब सोचती हूँ मैंने ऐसा क्यों कहा और माफी क्यों नहीं मांगी, भले ही राजनीतिक मतभेद हों। आप किससे माफी मांग रही है? डोनाल्ड ट्रंप से? उन्हें इसकी जरूरत भी नहीं है। मैं सच में माफी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि ये उस बारे में मजाक करना ठीक नहीं है। मतलब ये सही नहीं है। किसने सोचा था ये सही नहीं है? ये किसने कहा? माफ कीजिए, मुझे अभी अभी एहसास हुआ कि जब मेरे बॉयफ्रेंड का वीजा रद्द हो गया, तभी मुझे अचानक समझ आया कि मुझे माफी मांगनी चाहिए। हे भगवान। मैं उन विषयों में से किसी पर भी मजाक करती हूँ। और सच में मैंने पिछले साल में बहुत कुछ सीखा है। असल में इसका सार यही है, चुप रहना। सही, बोलने से पहले सोचने की आदत। लेकिन मैंने पिछले 1 साल में सच में कोशिश की है, और उससे पहले भी। हमें ये बात तभी क्यों पता चली जब तुम्हारे बॉयफ्रेंड का वीजा कैंसिल हुआ? मैं उसे ज्यादा फॉलो नहीं करता, लेकिन कुछ दिन पहले ही वो बहुत परेशान थी, क्योंकि उसे किसी रेडियो शो ने कैंसिल कर दिया था। और वो ऐसे थी, हे भगवान, मुझे मेरी राजनीतिक राय के लिए कैंसिल कर दिया गया है। सच में रो रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। भाई, मुझे लगता है कि ये लोग इसी पर जीते हैं। ये लोग नफरत जैसी चीजों पर जीते हैं। मुझे लगता है इसे ही कहते हैं, नफरत जैसी। लोगों को सीधे तौर पर निशाना ना बनाना, बेकाबू होकर वीडियोस ना बनाना, क्योंकि उस समय मैं इससे गुजर रही थी। मीडिया, एसी और निवेश के साथ बहुत मुश्किल समय गुजर रहा था। सच में 1 हफ्ते से भी कम समय पहले वो भी यही शिकायत कर रही थी कि मीडिया ने उसके साथ न्याय नहीं किया। ये क्या बकवास है? लगता है तुम भी अब उसी से गुजर रही हो। मुकदमा चल रहा था। मुझे लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। मैं पूरी तरह से लगातार घबराहट की स्थिति में थी। तो जब वह घबराहट की स्थिति में थी, उसने कहा, अरे अमेरिकियों, तुम क्यों नहीं करते? मंदबुद्धि। ये बहुत ही गड़बड़ है। सच में ये बहुत गड़बड़ है। तुम फंस गए हो।
और मैंने सच में कोशिश की है कि मैं लोगों के पीछे ना पड़ूं, भले ही असहमति हो। इसके लिए मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ। लंबी बात के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन हाँ, कोई भी वह बात नहीं मान रहा। एबी चैटफील्ड, तुम हद से ज्यादा पागल हो। तो है ना ये कमाल की बात। मैंने कहा था आज का वीडियो आपको अच्छा महसूस कराएगा। क्या मैंने ऐसा कहा था? या शायद मैंने ऐसा कहने के बारे में सोचा था लेकिन कहा नहीं। खैर, फिर भी ये एक अच्छा महसूस कराने वाला वीडियो था। पंगा लो और अंजाम भुगतो, एबी चैटफील्ड की तरह।